स्वागत है आप सबका फिर से अपने यूट्यूब चैनल सीवी क्लासेस में। एनसीईआरटी सीरीज़ के अंतर्गत हम लोगों ने आधुनिक भारतीय इतिहास को शुरू किया है और इस क्रम में यह हमारा तीसरा वीडियो है। इसके बाद शायद एक या दो वीडियो और आए और उसके बाद हम अपना आधुनिक भारतीय इतिहास ख़त्म कर देंगे। उसके बाद प्राचीन भारतीय इतिहास या फिर मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने होम रूल लीग आंदोलन तक के सारे प्रश्नों को ख़त्म कर लिया है। पहला टॉपिक है दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी का आगमन और रॉलेट सत्याग्रह तक। सबसे पहला प्रश्न है कि गांधी जी ने कानून की पढ़ाई कहाँ से की थी? तो इसका सही आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम से। गांधी जी ने अपने कानून की पढ़ाई यूनाइटेड किंगडम से की थी। दूसरा प्रश्न है कि सत्याग्रह की शक्ति ने किसकी शक्ति पर जोर दिया था? तो सत्याग्रह की शक्ति ने सत्य की शक्ति पर जोर दिया था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो 1869 ईस्वी में। तो महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी की हत्या की थी, किसने की थी? तो महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी। अगला प्रश्न है सत्याग्रही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है? तो सत्याग्रही अहिंसा द्वारा अत्याचारियों की अंतरात्मा को प्रभावित करते हुए उन पर विजय प्राप्त कर सकता है। ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी पर आधारित हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में अवश्य पूछे गए हैं। तो इससे आप लोगों की जो तैयारी है वह बेहतर हो जाएगी। आप लोगों को ये समझ में आएगा कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। हालांकि इसमें कई सारे ऐसे प्रश्न भी आएंगे जिनका आंसर सेम होगा, लेकिन प्रश्न पूछने की जो प्रकृति होगी वह अलग होगी। तो उसको भी इसमें समावेश किया गया है, क्योंकि इससे आप जानेंगे कि हाँ, एक ही प्रश्न को कितने प्रकार से पूछा जा सकता है और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। और अगर चंपारण सत्याग्रह की बात की जाए तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था और कहाँ पे हुआ था? बिहार में। अगला प्रश्न है भारत के तीव्र औद्योगिकरण के विरुद्ध थे कौन? कौन था जो भारत के औद्योगिकरण के विरोध में था? तो वो थे महात्मा गांधी। ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि कुटीर उद्योग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में पहुँचे थे, कब पहुँचे थे? तो महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका पहुँचे थे। और कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी कुल दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्षों तक रहे? तो वो कुल 21 वर्षों तक रहे। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग आंदोलन जो था वह भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया? तो वो लेखक कौन थे? वे थे लुई फिशर। लुई फिशर ने कहा था कि असहयोग आंदोलन जो था वह भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो महात्मा गांधी केवल एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं और वह भी 1924 ईस्वी के बेलगांव कांग्रेस के अधिवेशन में। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के पीटर मरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन से प्रथम श्रेणी के डिब्बे से सामान रहित बाहर फेंक दिया गया था। यह घटना किस वर्ष की है? तो 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के पीटर मरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन से प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहाँ के अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया था? तो वह अधिवेशन कौन था? वह अधिवेशन था बेलगांव का अधिवेशन। और यह कब हुआ था? यह 1924 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। यह कहाँ का था? तो ऊपर मैंने इसका चर्चा किया है कि चंपारण सत्याग्रह जो था वह 1917 में हुआ था और यह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी, कब की थी? तो महात्मा गांधी ने फरवरी 1919 ईस्वी में सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। इन सब के बारे में मैं फिर से बता दूं कि जब हम लोग अपना मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो सबके बारे में बहुत डिटेल पूर्वक पढ़ेंगे और हर एक पहलू पर चर्चा करेंगे। यह वीडियो लेक्चर जो है क्विक रिवीजन के लिए लाया गया है, जिससे कि आप एग्ज़ाम से पहले अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। तो परेशान नहीं होना है। इन सब पॉइंट्स पे हम लोग बहुत विस्तृत तरीके से इसके हर एक पहलुओं पर चर्चा करेंगे और यह मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री कहीं भी पढ़नी नहीं पड़ेगी।
अगला प्रश्न है, विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की थी, किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के लिए क्या भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक थी? तो वह थी खादी। खादी को महात्मा गांधी भारतीय मानवता की एकता और इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक मानते थे। महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज एसएस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में कहाँ पहुँचे थे? तो महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज एसएस सफारी द्वारा डरबन पहुँचे थे। ये भी पूछा जाता है कि एसएस सफारी क्या था? तो यह एक जलपोत था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने जून 1904 ईस्वी में डरबन के बाहर किस नाम से एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी? तो महात्मा गांधी ने 1904 ईस्वी में फिनिक्स नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आपसे यह डेट भी पूछ सकता है या फिर यह आश्रम या इस आश्रम के नाम के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो दोनों चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। यह भी पूछा जा सकता है कि यह स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो यह स्थापना डरबन दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में शामिल किया गया था, क्या शामिल किया गया था? तो सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप जो है रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में शामिल किया गया था। इसका मतलब जो 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट आया था उसके द्वारा किसी को भी बिना सुनवाई के अनिश्चित काल के लिए गिरफ्तार किया जा सकता था और प्रेस पर सेंसरशिप भी लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, न दलील न वकील न अपील, यह टिप्पणी किससे संबंधित है? यह टिप्पणी रॉलेट एक्ट से संबंधित है। इसको बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है और वह भी अनिश्चित काल के लिए। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किस वर्ष पारित किया था? तो क्योंकि 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो 1919 ईस्वी में ही महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह पारित किया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने के लिए कहा? तो वह अधिनियम कौन सा था? वह अधिनियम था रॉलेट एक्ट। इसके विरुद्ध ही महात्मा गांधी ने लोगों से अपील किया कि 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक दिन के लिए अहिंसक विद्रोह करें। अगला प्रश्न है, फरवरी 1919 ईस्वी में सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? तो अभी ऊपर भी इस प्रश्न को हम लोगों ने सॉल्व किया कि फरवरी 1919 ईस्वी में सत्याग्रह सभा की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने जिस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था वह कौन सा था? वह था रॉलेट एक्ट। और यह कब पारित किया गया था? यह 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, 1919 ईस्वी में पारित किया गया था क्या? तो रॉलेट एक्ट को 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट के अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा किस उपाय को अपनाया गया था? तो वह उपाय था मुकदमे के बिना कारावास। इसके बारे में ऊपर भी हम लोगों ने पढ़ा कि शक के आधार पर ही किसी को भी अनिश्चित काल के लिए गिरफ्तार किया जा सकता था और उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। तो मुकदमे के बिना कारावास जो था वह रॉलेट एक्ट के अंतर्गत अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, वह ब्रिटिश नीति जिसने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया, वह क्या था? वह था रॉलेट एक्ट। जैसा कि गांधी जी ने क्या कहा था कि 6 अप्रैल को सभी लोग क्या करेंगे? अहिंसक रूप से इकट्ठा होंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो उसी क्रम में जलियांवाला बाग अमृतसर में भी लोग इकट्ठे हुए थे। अगला प्रश्न है, नस्ली भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। और यह क्यों की गई थी? यह नस्ली भेदभाव के विरुद्ध लड़ने के लिए, क्योंकि उस समय काफ़ी ज़्यादा नस्ली भेदभाव भारत में प्रचलित थे। तो इससे क्या किया गांधी जी ने कि इस भेदभाव को कम करने की कोशिश की। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय में अपनी पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया? तो वह था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सबसे पहले 1916 ईस्वी में गांधी जी ने सार्वजनिक तौर पर सभी को संबोधित किया। अगला प्रश्न है, इनमें से दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी का डिब्बा छोड़ने से मना करने पर गांधी जी को रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया था? तो वह था पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया था, यह टिप्पणी किसने की थी? तो यह टिप्पणी चंद्रन देवनेसन ने की थी। चंद्रन देवनेसन ने कहा था कि दक्षिण अफ्रीका ने ही महात्मा गांधी को महात्मा गांधी बनाया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने राजनीति में अपना गुरु किसे माना था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे।
अगला प्रश्न है, गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि और वहाँ के लोगों के बारे में जानने की सलाह किसने दी थी? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने यह हिमायत दी थी कि वह शुरुआती कुछ वर्षों में केवल भारत का भ्रमण करें और अपने आँख और कान को खोल कर रखें, कुछ बोले ना। तो गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु भी कहा है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, कब लौटे? तो जनवरी 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और इसी उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस का भी आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है भारत में। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा? तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान वहाँ की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को अंग्रेजी सरकार ने सर की उपाधि 1915 ईस्वी में दी थी, जिसे कि उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद लौटा दिया था। तो यह घटना कब हुई थी? यह घटना 1919 ईस्वी में हुई थी, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान काफ़ी लोगों ने अपनी उपाधियाँ त्याग दी। अगला प्रश्न है, खादी को स्वतंत्रता की वर्दी किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने खादी को स्वतंत्रता की वर्दी कहा था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सबसे पहले भाग लिया था? तो गांधी जी ने सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन 1901 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। हालांकि इस दौरान वह दक्षिण अफ्रीका रहते थे, किंतु जब वह 1901 ईस्वी में भारत आए तो उन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया और उसके बाद फिर से वह दक्षिण अफ्रीका चले गए और अंतिम रूप से महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में भारत आए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का उपयोग सबसे पहले किया था, कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा? तो सत्याग्रह शब्द को महात्मा गांधी ने गढ़ा था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण दिया था, कहाँ पे दिया था? तो वाराणसी में। और वाराणसी में कहाँ पे? ऊपर भी हम लोगों ने इस प्रश्न को सॉल्व किया है कि BHU में सबसे पहले 1916 ईस्वी में इन्होंने अपना जनभाषण दिया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को किसने आदेशित किया था कि वह भारत में सबसे पहले वर्ष अपने कान खोल के और मुंह बंद कर व्यतीत करें? तो वह थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में गांधी जी को चंपारण की किसानों की समस्याओं से सबसे पहले अवगत कराया गया था और यह किसने कराया था? तो वह राजकुमार शुक्ल ने कराया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने बधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ पे आरंभ किया था? तो पटना में महात्मा गांधी ने बधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान शुरू किया था। अगला प्रश्न है, गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखी थी, कब लिखी थी? तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक 1909 ईस्वी में लिखी थी। डेट वाले क्वेश्चन इस समय काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। और यह भी पूछा जा सकता है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो वह भी महात्मा गांधी ने लिखी थी। कब लिखी थी? तो 1909 ईस्वी में लिखी थी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है, आंदोलन में महात्मा गांधी ने कहाँ पर पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था? तो वह आंदोलन कौन सा था? वह था अहमदाबाद मील का हड़ताल, जहाँ पे सबसे पहले महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो चंपारण में जो तिनकठिया प्रथा थी उसका तात्पर्य यह था कि किसान को अपने 3/20 भूभाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। यहाँ पे 20 क्या है? 20 का मतलब 20 कट्ठा में से आपको 3 कट्ठे में जो है वह नील की खेती करनी पड़ती थी और यह अंग्रेज जबरन करवाते थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था, कब किया था? तो मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरोध में महात्मा गांधी ने सबसे पहले अपना सत्याग्रह प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, चंपारण संघर्ष में महात्मा गांधी का साथ दिया था किसने? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह ने चंपारण संघर्ष में महात्मा गांधी का साथ दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया? तो NG रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था, कब? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के नाम से पहले महात्मा शब्द जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसको सौंपा गया? तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसकी प्रारूप समिति पर रिपोर्ट लिखने का कार्य महात्मा गांधी को दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत क्या थे? तो वे थे सत्य और अहिंसा।
अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र किसने दिया था? तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उस समय सर शंकर नारायण ने वायसराय की कार्य परिषद से अपना त्यागपत्र दे दिया। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम क्या था? तो दक्षिण अफ्रीका में रहते समय महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न है, वे दो नेता जिन्होंने भारत में दौरा करके सामाजिक उत्थान का कार्य किया, वे दो नेता कौन थे? एक थे महात्मा गांधी और दूसरे थे बाल गंगाधर तिलक। इसको ध्यान रखेंगे, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किसके समर्थक थे? तो महात्मा गांधी दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। ये क्या होता है, क्यों होता है, इन सब के बारे में हम लोग अपने कंप्लीट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इस प्रत्येक बिंदु की चर्चा करने लगे तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। इस वीडियो का उद्देश्य मात्र यह है कि आप क्विक रिवीजन कर सकें। करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? तो करमचंद गांधी कौन थे? वह महात्मा गांधी के पिताजी थे। और यह कहाँ कहाँ के दीवान थे? तो यह पोरबंदर के, राजकोट के और बीकानेर के दीवान थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ था? तो गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ था कि सत्य की प्राप्ति का रास्ता। सत्य की प्राप्ति का रास्ता जो था वही था अहिंसा। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 ईस्वी को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वह कौन थे? वह थे स्वामी श्रद्धानंद। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? तो गरीबी का स्थायित्व, मतलब अगर किसी देश में गरीबी है तो वह हिंसा का सबसे क्रूरतम रूप है। अगला प्रश्न है, वह कारागार जिसे महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया था, वह कारागार कौन था? वह था यरवदा जेल। और यह कहाँ पे स्थित है? यह पूना में स्थित है, पूना महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था, कहाँ पे? तो दक्षिण अफ्रीका के दौरान गांधी जी ने सेवा धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न है, गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का जो नवाचार है उसका क्या तात्पर्य था? तो गांधी जी के इनोवेशन का तात्पर्य था कि कम से कम निवेश में अधिक से अधिक उत्पादन और अधिक लोगों तक पहुंचना, यही गांधीयन इनोवेशन या फिर गांधीयन नवाचार था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाने जाते हैं, कौन? तो भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए महात्मा गांधी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों पर गांधी जी का बहिष्कार प्रभावी हुआ, क्यों? क्योंकि ब्रिटिश भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। इसका मतलब है कि ब्रिटेन क्या करता था? भारत में अपने बने हुए चीज़ों को बेचता था। तो जब गांधी जी ने ब्रिटिश उत्पादों पर बहिष्कार किया तो इससे क्या हुआ कि ब्रिटेन को घाटा होने लगा, तो जिस कारण उस पर आर्थिक दबाव बना। अगला प्रश्न है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, यह पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी थी। क्यों? क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है, किस प्रकार से? तो उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। अगला प्रश्न है, गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है, किसको? उपवास को गांधी जी अपने सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान देते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या था? तो राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी, किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को क्या हुआ? तो उस दिन राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया। और गांधी जी ने क्या कहा था कि 6 अप्रैल के दिन एक दिन के लिए अहिंसक रूप से आप लोग अपना प्रदर्शन करेंगे। अगला प्रश्न है, 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए आह्वान किया था, जिसके खिलाफ अंग्रेजों ने किस अधिनियम को पारित किया था? तो वह था रॉलेट एक्ट। इसके बारे में काफ़ी बार हम लोगों ने पढ़ लिया। अगला प्रश्न है, सरकार के खिलाफ शुरू किए गए खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो खेड़ा सत्याग्रह को किसने किया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह किया, उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर, उसके बाद खेड़ा। इन तीनों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, 1920 ईस्वी में कैसर ए हिंद को अपना पदक वापस लौटा दिया गया था, किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में कैसर ए हिंद का अपना पदक या फिर अपनी उपाधि लौटा दी थी। महात्मा गांधी द्वारा संचालित कुछ आंदोलनों के बारे में जानेंगे जो कि कब हुए थे, उनका कभी कभी वर्ष भी पूछा जाता है। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? वह हुआ था 1917 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो वह हुआ था 1920 ईस्वी में। वहीं दांडी मार्च कब हुई थी? तो वह हुई थी 1930 ईस्वी में। और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ भी हुआ था। हालांकि इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब चलिए जानते हैं तत्कालीन समय में साम्यवादी आंदोलन एवं जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए
उस उनसे संबंधित सभी प्रश्नों को। पहला प्रश्न है 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह और किसने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इसका उद्देश्य जैसा कि उनके पत्र में समझाया गया था, मारना नहीं था, बल्कि क्या करना था, बल्कि बहरे को सुनाना था और विदेशी सरकार को उसके कठोर शोषण की याद दिलाना था। तो कौन थे भगत सिंह के साथ? तो वो थे बीके दत्त। अगला प्रश्न है 1920 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो वह हुई थी ताशकंद में। अगला प्रश्न है काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की योजना राम प्रसाद बिस्मिल और किसके द्वारा बनाई गई थी? तो वे थे अशफाक उल्ला खान ने। तो अशफाक उल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या किया था? काकोरी लूटपाट का योजना बनाया था। अगला प्रश्न है वह स्वतंत्रता सेनानी जिसके खिलाफ केंद्रीय विधानसभा बम मामला 1929 ईस्वी दायर किया गया था, वह कौन थे? वह थे बटुकेश्वर दत्त। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र विद्रोह करने वाला एक गुप्त संगठन कौन सा था? वह था युगांतर पार्टी। अगला प्रश्न है भगत सिंह और उनके मित्रों को गिरफ्तार किया गया था, कहाँ पे? तो सेंट्रल असेंबली बम कांड में भगत सिंह और उनके मित्रों को गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, कहाँ पे की गई थी? तो वह अमेरिका में की गई थी। अगला प्रश्न है वर्ष 1910 ईस्वी में मध्य भारत में शुरू हुआ कौन सा विद्रोह था? वह था बस्तर विद्रोह, जो कि 1910 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाक उल्ला खान को किस जेल में कैद किया गया था? तो अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद जेल में कैद किया गया था। अगला प्रश्न है वह क्रांतिकारी संगठन जो काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था, वह कौन था? वह था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसको HRA के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है सन 1915 से 16 ईस्वी में 2 होम रूल लीग शुरू हुई, पहला एनी बेसेंट और दूसरा लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया गया था, किसके द्वारा? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास मुजफ्फरनगर में किया गया था। और कब किया गया था? 1908 ईस्वी में। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता सेनानियों में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई? वह दी गई थी 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न है क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? तो विनायक दामोदर सावरकर या फिर VD सावरकर द्वारा जो है वह क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई थी। अच्छा, इस प्रश्न में अगर पूछा जाए कि वो डेट क्या थी जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, तो वह थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई और इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिरे जाने पर खुद को गोली मार ली थी, वह कहाँ पर मारी थी? तो वह इलाहाबाद में मारी थी, जिसको कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है वह क्रांतिकारी जिसके द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया था, वह कौन थे? वह थे भगवती चरण बोहरा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है गदर आंदोलन के नेता थे, कौन थे? लाला हरदयाल गदर आंदोलन के नेता थे। अगला प्रश्न है अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन की उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी? तो वह थे जतिन दास। अगला प्रश्न है 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में ब्रिटिश जज पर बम फेंका एवं उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट्स थे, वह कौन थे? वह थे किंग्सफोर्ड, लेकिन यह बच गए और इनकी जगह पे दूसरे लोग मारे गए। अगला प्रश्न है मुक्त भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो VD सावरकर के द्वारा। अगला प्रश्न है गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो वह था कामागाटा मारू घटना। अब यह क्या थी, इसके बारे में हम लोग अपने वीडियो लेक्चर के दौरान पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ पर मुठभेड़ में शहीद हो गए थे? तो वह इलाहाबाद या फिर प्रयागराज में। अगला प्रश्न है भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारियों की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? वह थे राजा महेंद्र प्रताप। अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में 1900 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा जाता था? तो वह था मित्र मेला। अगला प्रश्न है 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुई चट्टग्राम शस्त्रागार छापे की घटना को नेतृत्व किसने किया, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था? तो वह व्यक्ति थे गणेश घोष। अगला प्रश्न है वह स्वतंत्रता सेनानी जिसने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी, वह कौन थे? तो भगत सिंह वह व्यक्ति थे जिन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके, वे विरोध कर रहे थे, किसका विरोध कर रहे थे? तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड
एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का वो विरोध कर रहे थे। अगला प्रश्न है, भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने में विफलता के कारण पूना के पुलिस कमिश्नर रैंड की गोली मारकर हत्या किसने की थी? वह थे दामोदर चापेकर ने। अगला प्रश्न है, युवा बंगाल आंदोलन शुरू किया गया था किसके द्वारा? तो हेनरी विवियन डेरेजियो द्वारा युवा बंगाल आंदोलन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, अलीपुर बम कांड में शामिल था, कौन थे? वे थे अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था, कब किया गया था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या फिर HRA का गठन जो है वह 1924 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली में कहाँ हुई थी? तो 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी। अगला प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह किससे जुड़े थे? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन से राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जुड़े थे। अगला प्रश्न है, बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना वरिंद्र कुमार घोष ने की थी? तो अनुशीलन समिति की जो है स्थापना वह वरिंद्र कुमार घोष ने की थी और कहाँ पे की थी? वह बंगाल में की थी। अगला प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, क्यों फांसी दी गई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती के कारण राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, 1920 ईस्वी के दशक में झांसी में सतार नदी के पास वह प्रसिद्ध क्रांतिकारी जिसने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया, वह व्यक्ति कौन थे? वह थे चंद्रशेखर आज़ाद। अगला प्रश्न है, भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? तो लाला लाजपत राय की साइमन कमीशन के विरोध के दौरान मृत्यु हो गई थी और उन्होंने यह भी कहा था कि मेरे ताबूत की हर एक कील जो है वह ब्रिटिश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। तो इन्हीं के मृत्यु के कारण भगत सिंह और उनके साथियों ने जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है, असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ मुख्य आरोपी कौन थे? वह थे बटुकेश्वर दत्त। अगला प्रश्न है, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी? तो JP सैंडर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई थी और इसको हम शहीद दिवस के रूप में मनाते भी हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को फांसी दी गई थी, कब दी गई थी? तो अभी बताया मैंने 23 मार्च 1931 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई किसके द्वारा? तो विनायक दामोदर सावरकर द्वारा अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? वह हुई थी 1925 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती जो कि 1925 ईस्वी में आयोजित की गई थी वह किसके द्वारा की गई थी? तो वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था, किसने लिया था? तो वह थी प्रीति लता वाडेदार। अगला प्रश्न है, वह भारतीय जिसे अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में ही फांसी दी गई थी, वह कौन थे? वह थे खुदीराम बोस। अगला प्रश्न है, वह स्वतंत्रता सेनानी जिसने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था, वह कौन थे? वे थे VD सावरकर। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे जिनकी स्थापना वर्ष 1926 ईस्वी में हुई थी, वह कौन थे? वह थे भगत सिंह। अगला प्रश्न है, एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेता कौन थे? वह थे चंद्रशेखर आज़ाद। अगला प्रश्न है, 1931 ईस्वी में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए किस क्रांतिकारी ने खुद को गोली मार ली थी? तो वह व्यक्ति थे चंद्रशेखर आज़ाद जिन्होंने खुद को गोली मार ली थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था, कौन सी समिति? वह थी अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति के लोगों ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। अगला प्रश्न है, 1918 ईस्वी में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? वो थे BP बाडिया। BP बाडिया द्वारा 1918 ईस्वी में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वे थे लाला लाजपत राय। अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, 1929 ईस्वी में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जिसने 1931 ईस्वी में गुरुवायूर मंदिर में अछूतों के प्रवेश से संबंधित प्रयास का नेतृत्व किया, वे थे K. केलप्पन।
के केलप्पन ने गुरुवायूर मंदिर में अछूतों के प्रवेश संबंधी प्रयास का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, सन 1939 ईस्वी में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष कौन था? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग त्रासदी से जुड़ा सैन्य अधिकारी कौन था? तो वह था जनरल डायर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1940 ईस्वी में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का संगठन किया था, किसने किया था? एम.एन. राय ने किया था। अगला प्रश्न है, सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? तो सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम था क्रांतिकारी साम्यवादी दल। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था वह कौन था? तो अहमदाबाद मिल मजदूर संघर्ष जो था वह महात्मा गांधी के औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित आंदोलन था। अगला प्रश्न है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस दल के नेताओं के विरुद्ध था? वह था साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, कहाँ पे हुई थी? वह हुई थी दिल्ली में। और दिल्ली में कहाँ पे? तो फिरोज शाह कोटला मैदान में। अगला प्रश्न है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, कब फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था और उनके साथ भगत सिंह भी थे। अगला प्रश्न है, किस क्रांतिकारी की शहादत 27 फरवरी 1931 ईस्वी को हुई थी? वह थे चंद्रशेखर आज़ाद। अगला प्रश्न है, 1925 ईस्वी को काकोरी षड्यंत्र में शामिल होने के कारण किसको फांसी की सजा दी गई थी? वे थे अशफाक उल्लाह खान। अगला प्रश्न है, मास्टर दा के नाम से जाना जाता था, किसको? तो वो सूर्यसेन को। सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से जाना जाता था। और चटगांव शस्त्रागार जो घटना हुई थी उसमें इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान था। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल द्वारा किस उपनाम के रूप में वर्णित किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेज़ों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली थी, वह कहाँ मारी थी? तो वह इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। और इलाहाबाद को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? प्रयागराज से। अगला प्रश्न है, पंजाब के एक राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय किस दल के सदस्य थे? तो वे गरम दल के सदस्य थे। गरम दल में लाल, पाल और बाल थे। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी सक्रियता के लिए प्रसिद्ध एक प्रमुख पख्तून अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमत गार के संस्थापक कौन थे? वे थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन का भी संचालन किया था। अगला प्रश्न है, खुदीराम बोस को किस जेल में फांसी दी गई? तो खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, चटगांव शस्त्रागार छापे से संबंध था, कौन थे? अर्धेदु दस्तीदार एवं कल्पना दत्ता। अगला प्रश्न है, हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 ईस्वी में किसके सदस्यों द्वारा बनाई गई थी? तो उस एसोसिएशन का क्या नाम था? उसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या फिर HRA, जिन्होंने काकोरी कांड की योजना बनाई थी। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च 1931 ईस्वी को क्या मनाया जाता है? इसके बारे में 2 बार चर्चा हो चुकी है, तो शहीद दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है, खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था, कब किया था? तो 1908 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, 1904 ईस्वी में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अभिनव भारत की स्थापना VD सावरकर के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय साम्यवाद का जनक माना जाता है किसको? तो भारतीय साम्यवाद का जनक M.N. राय को माना जाता है। अब हम जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। प्रश्न है, अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार कब घटित हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, अमृतसर में जलियांवाला बाग में भारतीयों के नरसंहार ने कई नेताओं में राष्ट्रवादी भावना का उदय किया। नरसंहार का आदेश जो था वह किसने दिया था? तो जनरल डायर द्वारा इस नरसंहार का आदेश दिया गया था। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को किसके विरोध में छोड़ दिया? तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। अगला प्रश्न है, साल 1919 ईस्वी में किसकी गिरफ्तारी पर लोग जो है वह जलियांवाला बाग हत्याकांड में इकट्ठा हुए थे? तो जलियांवाला बाग में लोग डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कीचलू की गिरफ्तारी के विरोध में इकट्ठा हुए थे। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? तो वह अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को।
अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने क्या लौटाया? तो गांधी जी ने कैसर ए हिंद का सम्मान या फिर उपाधि को लौटा दिया और वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की पदवी त्याग दी। अगला प्रश्न है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए गठन किया था। किस कमेटी का? तो हंटर समिति की जो गठन है वह जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई और उसकी जांच के लिए की गई थी। और यहीं पे एक अच्छा प्रश्न बनता है कि भारतीय लोगों ने भी उस समय एक समिति का गठन किया था। उस समिति का नाम क्या था? उसका नाम था तहकीकात समिति। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या की गई थी। किसके द्वारा? तो सरदार उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या लंदन में की थी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो उस समय जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय जो वायसराय थे भारत के वे थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट या फिर रॉलेट अधिनियम के विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम क्या था? वह था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसिस ओडायर की हत्या की गई थी। किसके द्वारा? तो उधम सिंह के द्वारा माइकल फ्रांसिस ओडायर की हत्या जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण की गई थी और यह हत्या उन्होंने लंदन में की थी। उसके बाद उनको पकड़ के वहाँ पे फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न है, किस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब हम खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जिससे कि परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा में घटी घटना किस आंदोलन की वापसी का मुख्य कारण थी? तो चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अगला प्रश्न है, किसका नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने आशा व्यक्त की कि असहयोग को किस आंदोलन के साथ जोड़कर भारत के दो मुख्य धार्मिक समुदायों हिंदू और मुस्लिम को उपनिवेशी शासन को सामूहिक रूप से समाप्त कर सकते हैं? तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को यह माना था कि अगर खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ दिया जाए तो बहुत ही ज़्यादा हिंदू मुस्लिम एकता बनेगी जिससे कि हम अंग्रेज़ों का विरोध कर सकेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए एक जानकारी और है, हम लोगों ने NCERT सीरीज़ के साथ साथ मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज़ भी शुरू की है और मध्यकालीन भारतीय इतिहास की MCQ सीरीज़ भी शुरू की है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग चाहें तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस वायसराय के शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो जब खिलाफत आंदोलन हुआ उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब बंद कर दिया गया? तो फरवरी 1922 ईस्वी में जब चौरी चौरा कांड हुई उस समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया किसके कारण? तो चौरी चौरा घटना के कारण। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोका। कब रोका? तो वह था 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक स्थान चौरी चौरा स्थित है कहाँ पे है? तो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। और चौरी चौरा के कांड के बाद ही असहयोग आंदोलन को भारत में महात्मा गांधी द्वारा स्थगित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड हुआ था कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू किए गए थे। कब किए गए थे? 5 फरवरी 1920 ईस्वी को असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने दिसंबर 1920 ईस्वी में अपने कहाँ पर आयोजित हुए अधिवेशनों के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया गया था? तो कांग्रेस ने नागपुर में हुए अधिवेशन में कांग्रेस के असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? तो चौरी चौरा कांड जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। कब चलाया गया था? तो 1920 ईस्वी से लेकर 1922 ईस्वी तक। और 1922 ईस्वी में जब चौरी चौरा कांड हुआ तो उस समय महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल पूर्वक हम लोग अपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो आप लोग परेशान ना होइए। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय खिलाफत समिति में
कब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया कि कभी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए? वह था जुलाई 1921, जिसमें कि यह प्रस्ताव पारित किया गया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों को यह लगता था कि यह जो असहयोग आंदोलन है या फिर जो भी यह विद्रोह हो रहा है उसमें मुस्लिमों का ज़्यादा योगदान है और यह एक मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम है। अगला प्रश्न है, असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चला गया। जैसा कि असहयोग शब्द से ही मतलब है कि हम अंग्रेज़ों का किसी भी कार्य में सहयोग नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी कहाँ से? तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत तुर्की से हुई थी। तुर्की में खलीफा के पद को लेके भारतीय मुसलमानों को भी लगा कि उसकी पद या फिर उसकी सत्ता बनी रहनी चाहिए, जिसके कारण उन्होंने भारत में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया। ये सारे घटनाक्रम को हम लोग अपने कंप्लीट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, तो बस यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी दी जा रही है ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ सकें और इसका उद्देश्य भी यही है कि हम लोग केवल एग्ज़ाम से पहले क्विक रिवीजन कर सकें, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा? शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में सही कथन है क्या? कि यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। अभी मैंने बताया कि तुर्की के सुल्तान या फिर खलीफा के समर्थन में भारतीय लोगों ने भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध यह आंदोलन शुरू किया और गांधी जी ने और इसी दौरान गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू कर रहे थे, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को साथ ले जाने की योजना प्रस्तुत की, जिससे कि एक हिंदू मुस्लिम एकता दिखे और अंग्रेज़ों का बढ़ चढ़ के या फिर दृढ़तापूर्वक या फिर काफ़ी ज़ोरदार विरोध किया जा सके। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? वह थे न्यायाधीश C.N. ब्रूमफील्ड। अगला प्रश्न है, भारत में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ कब हुआ? 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वह आंदोलन जो शांति की दृष्टि से तो नकारात्मक था किंतु प्रभाव की दृष्टि से पर्याप्त सकारात्मक था, वह आंदोलन कौन था? वह था असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, खिलाफत दिवस मनाया गया था कब? तो 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को खिलाफत दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है, वह आंदोलन जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित हुआ, वह कौन सा था? वह था खिलाफत आंदोलन। अगला प्रश्न है, गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? वह कौन थे? वह थे मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया। अगला प्रश्न है, भारतीय नेता जिसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था वह कौन थे? वे थे मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का परिणाम था क्या था? इससे हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी आई और हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी किसके द्वारा त्याग दी गई? तो हकीम अजमल खां द्वारा खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी गई। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे परंतु बाद में गांधी जी के पक्ष में हो गए, वह व्यक्ति कौन थे? वे थे लाला लाजपत राय। हालांकि लाला लाजपत राय शुरू में असहयोग आंदोलन और खिलाफत के आंदोलन के एक साथ किए जाने के समर्थन में नहीं थे, किंतु गांधी जी द्वारा समझाए जाने के बाद लाला लाजपत राय भी इसके समर्थन में हो गए। अगला प्रश्न है, एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य किसका था? तो असहयोग आंदोलन का यह लक्ष्य था कि हम एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्त कर लेंगे। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के साथ आरंभ किया गया था, किसको किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन के साथ असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, 1920 ईस्वी के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा? चित्तरंजन दास द्वारा। चित्तरंजन दास द्वारा 1920 ईस्वी के नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया, किसने बताया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि जो विदेशी कपड़ों को जलाया जा रहा है वह एक निष्ठुर बर्बादी है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम को नहीं देख सके, वे व्यक्ति कौन थे? वे थे बाल गंगाधर तिलक। क्यों? क्योंकि जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी से शुरू हुई तो उसी दिन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। इस प्रकार वह असहयोग आंदोलन के परिणाम को न देख सके। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ पे थे? तो जब चौरी चौरा की घटना हुई उस समय महात्मा गांधी बारदौली में थे और वहीं से उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया।
अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के साथ वह मुसलमान जिसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को उठाई वह कौन थे? वह थे शौकत अली। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत किसने छोड़ दी थी? तो चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 ईस्वी को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया? तो डॉक्टर मुंजे ने गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अगला प्रश्न है, तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा की घटना की सूचना किसके द्वारा दी गई थी? तो दशरथ प्रसाद द्विवेदी द्वारा तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा की घटना की सूचना दी गई थी। अगला प्रश्न है, आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, इसे कस कर पकड़ लेना है, यह कथन किसका है? तो यह कथन महात्मा गांधी का है। स्टेटमेंट वाले प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है और इसे कस कर पकड़ लेना है, यह कथन महात्मा गांधी ने कही थी। अगला टॉपिक है किसान आंदोलन एवं मजदूर आंदोलन। पहला प्रश्न है, 1918 ईस्वी में खेड़ा में आई बाढ़ के बाद अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किसने किया था? तो नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था, वह किस वर्ष किया था? तो गांधी जी ने सूती मिल को लेके जो सत्याग्रह किया था वह 1918 ईस्वी में किया था और इसी को अहमदाबाद मिल आंदोलन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अवध के कृषक आंदोलन का नेता कौन था? तो अवध के कृषक आंदोलन का नेता बाबा रामचंद्र थे। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है किसको? तो भूदान आंदोलन का प्रवर्तक विनोबा भावे को माना जाता है। अगला प्रश्न है, 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था, कहाँ पे? तो 1917 का चंपारण सत्याग्रह बिहार में प्रारंभ किया गया, किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा। अगला प्रश्न है, 1928 ईस्वी में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व वृद्धि के विरोध में गुजरात के किस तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली में जो है वह किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। कब किया था? 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, कब दी गई थी? तो बारदौली सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, बारदौली से संबंधित प्रख्यात व्यक्ति कौन थे? वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, 1928 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश सरकार के भू राजस्व बढ़ाने के निर्णय के विरुद्ध हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व कहाँ पे किया था? वह बारदौली में किया था। अगला प्रश्न है, केरल में मोपला विद्रोह जो कि मालाबार विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है वह कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। अगला प्रश्न है, नील आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो नील आयोग का अध्यक्ष WS सीटन थे। इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा लिखित नील दर्पण में अंग्रेजों के हाथों नील की खेती करने वाले किसानों की दशा और उनके शोषण की व्याख्या की गई है? तो वह लेख किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा था? आनंद मठ को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। अगला प्रश्न है, 1920 ईस्वी में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन या फिर मजदूर महासंघ की स्थापना किसने की थी? जो कि भारत का सबसे पुराना कपड़ा श्रमिकों का संघ है। तो इसकी स्थापना अनसुईया साराभाई ने की थी। इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, नील की जबरन खेती के विरोध में जो विद्रोह हुआ था वह किस नाम से जाना गया? वह चंपारण आंदोलन के नाम से जाना गया, जिसमें कि किसानों को 3/20 भाग पे नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था। 3/20 का मतलब क्या? 20 कट्ठे में से आपको 3 कट्ठे में नील की खेती करनी अनिवार्य थी। अगला प्रश्न है, बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन किस वर्ष किया? तो खेड़ा सत्याग्रह का आयोजन महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। चंपारण वर्तमान में किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो चंपारण बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, वह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र की तरह प्रयोग किया था, वह आंदोलन कौन सा था? वह था अहमदाबाद मिल हड़ताल।
जो कि 1918 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? वह था चंपारण सत्याग्रह। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था भारत में? वह था चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष किए गए सत्याग्रह का साक्षी था? तो वह वर्ष था 1917 ईस्वी। अगला प्रश्न है, किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था और वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो लखनऊ के अधिवेशन में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं से अवगत किया गया था और यह किसने किया था? यह राजकुमार शुक्ल ने किया था। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जिसने 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी, वह कौन थे? वह थे राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है, अवध में हुए एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अवध में हुए एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन करना। अगला प्रश्न है, 1918 ईस्वी के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किया गया था, किसके द्वारा? तो 1918 ईस्वी के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन इंद्र नारायण द्विवेदी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, वह क्षेत्र जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया, वह कौन सा क्षेत्र था? वह था अवध। अगला प्रश्न है, तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी का संबंध था, किससे था? तो तेभागा आंदोलन का संबंध किसानों से था। हमारा अगला टॉपिक है, भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भीखाजी कामा द्वारा कहाँ फहराया गया था? तो वह जर्मनी के स्टुअर्ट में 1907 ईस्वी में फहराया गया। अगला प्रश्न है, वह देश जिसने 1914 ईस्वी में जापानी स्टीमर कामागाटा मारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था, वह देश कौन सा था? वह था कनाडा। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति योजना के तहत स्थापित की गई योजना कौन सी थी? वह थी जिम्बरमैन योजना। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, 1918 ईस्वी में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की थी, इसका मुख्यालय कहाँ था? तो इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था। अगला प्रश्न है, वह भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जिसने 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था, वह कौन थी? वह थी मैडम भीखाजी कामा। अगला प्रश्न है, सोहन सिंह भाकना 1913 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित किस पार्टी के पहले अध्यक्ष थे? तो वह पार्टी थी गदर पार्टी। अगला प्रश्न है, कामागाटा मारू घटना किसके संबंधित थी? तो कामागाटा मारू घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम भीखाजी कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में किसने लाया था? तो वह व्यक्ति थे इंदुलाल याग्निक। अच्छा, पूछा जाए कामागाटा मारू क्या थी? तो यह एक जलपोत था। अगला प्रश्न है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो प्रथम महायुद्ध के दौरान अफगानिस्तान में एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके की प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। अगला प्रश्न है, कामागाटा मारू था क्या था? तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला गया था? तो वह 4 भाषाओं में निकाला गया था। अगला प्रश्न है, सोहन सिंह भाकना और हरदयाल मुख्य रूप से किस संगठन से जुड़े थे? तो वे गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, इंडिया हाउस एक क्रांतिकारी संगठन श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो इंडिया हाउस को लंदन में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा। अगला प्रश्न है, 1917 ईस्वी में भारतीय क्रांतिकारियों ने मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, तो यह स्थापना किसने की थी? तो यह स्थापना एम.एन. राय ने की थी। अगला प्रश्न है, ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना कब हुई थी? तो ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था? तो वे थे बाघा जतिन। अगला प्रश्न है, नवंबर 1915 ईस्वी में किसको लाहौर में फरवरी 1915 के गदर षड्यंत्र में उसकी भूमिका के लिए फांसी दी गई थी? वह थे करतार सिंह सराभा। हमारा अगला टॉपिक है स्वराज पार्टी। चलिए स्वराज पार्टी से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, चितरंजन दास ने चुनाव लड़ने के लिए 1923 ईस्वी में किसके साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो चितरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की।
अगला प्रश्न है 1923 ईस्वी में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से कौन थे? वे थे सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। प्रश्न है स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? तो 1923 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी? तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा। अगला प्रश्न है भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना गया में की गई थी। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे कौन कौन? तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वालों में सम्मिलित कौन कौन थे? तो महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो सी आर दास या फिर चित्तरंजन दास को देश बंधु भी कहा जाता है। इनका उपनाम है देश बंधु। अगला प्रश्न है वर्ष 1929 ईस्वी में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे था? तो दीपावली घोषणा पत्र का संबंध डोमिनियन स्टेट से था। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र किसने दिया था? तो सी आर दास ने स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था और मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का निर्माण किया। ये सब घटनाएं क्यों हुई, कैसे हुई, इनके बारे में हम लोग डिटेल पूर्वक अपने मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियो लेक्चर में जानेंगे। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा से स्वराज दल का समर्थन किया था? वह थे मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी से संबंधित थे कौन? एस आर जयकर भी जो थे वह स्वराज पार्टी से संबंधित थे। अब हम साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। प्रश्न है 1928 ईस्वी के साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन में जख्मी होने के कारण महान नेता की मृत्यु हो गई थी। वह नेता कौन थे? वह थे लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है नेहरू रिपोर्ट 1928 संबंधित थी, किससे संबंधित थी? तो भारत के संवैधानिक ढांचे से संबंधित थी। अगला प्रश्न है कौन सा आयोग यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे कि ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था? तो वह आयोग कौन सा था? वह आयोग था साइमन आयोग। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था, क्यों? क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। अब विडंबना यह थी कि भारत के संवैधानिक निर्माण के लिए ही उस कमीशन को भेजा गया और उस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस वजह से भारतीयों द्वारा उसका विरोध किया गया और साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन का भी नाम दिया गया था। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय सांविधिक आयोग 1928 की अध्यक्षता किसने की थी? तो सर जॉन साइमन ने, और इसी कारण भारतीय सांविधिक आयोग का नाम साइमन कमीशन भी पड़ा। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया। हालांकि इसका गठन 1927 ईस्वी में ही हुआ था। अगला प्रश्न है साइमन आयोग का 1927 ईस्वी में बहिष्कार किया गया था, क्यों? क्योंकि आयोग में कोई भी भारतीय मूल का सदस्य नहीं था। अगला प्रश्न है किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो लॉर्ड इरविन जो थे उनके ही सुझाव के कारण भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की गई थी, किसके द्वारा? वह थे सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर। इनके द्वारा ही सबसे पहले भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की गई थी। साइमन गो बैक नारे का निर्माण किया गया था, किसके द्वारा? तो यूसुफ मेहर अली ने साइमन गो बैक नामक नारे का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है फरवरी 1928 ईस्वी में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? वह थे डॉक्टर M.A. अंसारी। हमारा अगला टॉपिक है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज 1929। प्रश्न है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता या फिर पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई थी वह कौन सा था? वह था लाहौर अधिवेशन 1929 और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था, क्या नहीं था? वह था अस्पृश्यता का उन्मूलन। अगला प्रश्न है 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को फहराया गया था, किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं दांडी मार्च। प्रश्न है महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी?
तो महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को नमक सत्याग्रह या फिर नमक आंदोलन की शुरुआत साबरमती से की थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1930 ईस्वी में सी राजगोपालाचारी ने कहाँ पर नमक कानून तोड़ा था? तो वेदारण्यम में सी राजगोपालाचारी ने नमक कानून तोड़ा था। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह आंदोलन किया था किसने? तो सी राजगोपालाचारी ने। और कहाँ पे कानून तोड़ा था? तो वेदारण्यम में। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? तो नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग 241 मील की दूरी तय की थी। हालांकि कहीं कहीं आपको 240 मील भी मिल सकता है, तो दोनों आंसर सही होंगे। अगला प्रश्न है, खान अब्दुल गफ्फार खान किस क्षेत्र के पश्तून या फिर पठान नेता थे? तो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी नमक मार्च का गंतव्य किस राज्य में स्थित था? तो वह था गुजरात में। अगला प्रश्न है, दांडी नमक यात्रा के दौरान किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो वह थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। उन्होंने कहा था कि इस आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखा जाए, इसमें महिलाओं की भी हिस्सेदारी हो। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च जिसे साल्ट मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, इस आंदोलन के शुरू होने का कारण बना क्या? वह था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, बंगाल में अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया गया था किसके द्वारा? तो बंगाल में अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन JM सेनगुप्ता द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, वह आंदोलन जिसको नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है वह कौन है? वह है सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि दांडी मार्च के बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ। प्रश्न है, 1930 ईस्वी में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ गांधी जी द्वारा कौन सा अहिंसक विरोध किया गया? वह था दांडी यात्रा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया गया था। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो दांडी जो है गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, वह आंदोलन जिसका आरंभ दांडी यात्रा से हुआ वह कौन सा था? वह था सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्रश्न है, वह कार्यवाही जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने की वजह से बना वह था दांडी यात्रा। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च गुजरात में नमक की खादानों तक लगभग कितने मील की पैदल यात्रा थी? वह थी 240 मील की। मैंने बताया कि कहीं कहीं 240, कहीं कहीं 241, कुछ भी मिल सकता है, लेकिन एक साथ दोनों नहीं मिलेगा, तो दोनों आंसर सही होंगे। अगला प्रश्न है, नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने समुद्र तक दांडी मार्च कब शुरू किया? वह किया 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने के लिए किसने राजी किया था? तो वह कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश के नमक एकाधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा आयोजित अहिंसक विरोध दांडी यात्रा कब समाप्त हुई? वह हुई 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। अच्छा, अगर यहीं पे पूछा जाए कि दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी, तो वह 12 मार्च 1930 ईस्वी को। और कब समाप्त हुई? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। टोटल 24 दिन तक यह यात्रा चली थी। इसको भी ध्यान रखेंगे, कभी कभी पूछा जा सकता है कि कुल दांडी यात्रा जो है कितने दिनों तक चली थी। प्रश्न है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, जो शुरू हुआ कब हुआ? तो नागरिक अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। कब शुरू किया था? तो दांडी मार्च के साथ ही। दांडी मार्च कब शुरू हुआ? दांडी मार्च 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू हुआ और कुल 24 दिन तक चला और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को समाप्त हुआ। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ भी हो गया। अगला प्रश्न है, 1929 ईस्वी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा। अगला प्रश्न है, 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किसके विरुद्ध दांडी यात्रा का आयोजन किया था? तो महात्मा गांधी द्वारा नमक पर कर लगाए जाने के विरोध में दांडी यात्रा का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व राजगोपालाचारी ने किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासना साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया? तो वह नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया था। अगला प्रश्न है, वह विदेशी पत्रकार जिसने धरसना साल्ट वर्क पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए वह कौन था? वे था वेब मिलर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ पे थे?
तो वे यरवदा जेल में थे। उस समय तक गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे, वह आंदोलन कौन सा था? वह था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही आचार्य विनोबा भावे अपने जीवन के सबसे प्रथम बार जेल गए थे। अगला प्रश्न है, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के समय कहा था। अगला प्रश्न है, वह प्रांत जिसके सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी, वह प्रांत कौन सा था? वह था गुजरात। गुजरात से सबसे ज़्यादा सत्याग्रहियों ने दांडी यात्रा में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी? तो वह आदर्श वाक्य था, अंत तक लड़ो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। इसको ध्यान रखेंगे कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा अंत तक लड़ो आदर्श वाक्य के साथ शुरू की थी। प्रश्न है, भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च का समापन उसी दिन किया गया था। क्योंकि 12 मार्च को क्या हुआ था? दांडी यात्रा शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को यह समाप्त हो गई थी। कुल 24 दिनों तक चला था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया, क्यों किया? तो गांधी जी ने जो है दांडी मार्च नमक कानून तोड़ने के लिए किया। अच्छा, नमक कानून ही क्यों तोड़ा उन्होंने? क्यों नमक को ही उन्होंने आधार बनाया? इन सब के बारे में हम लोग अपने वीडियो लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे और हर एक पहलू पर चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है, वानर सेना और मंजरी सेना संबंध है किस आंदोलन से? तो वानर सेना और मंजरी सेना सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गांधी जी की यात्रा से संबंधित दांडी स्थित है, कहाँ पे है? तो गुजरात के नवसारी जिले में। हमारा अगला टॉपिक है गांधी इरविन समझौता, कराची अधिवेशन एवं गोलमेज सम्मेलन। चलिए इन सभी बिंदुओं से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था, कब किया गया था? तो वह 1932 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? वो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। अगला प्रश्न है, लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था, कब किया गया था? तो लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, 31 अक्टूबर 1929 ईस्वी को प्रसिद्ध इरविन घोषणा में क्या शामिल था? तो इरविन जो घोषणा थी उसमें शामिल था कि भारत के लिए एक अधिराज्य का दर्जा। अगला प्रश्न है, सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? वे थे BR अम्बेडकर, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, वह बात जो मार्च 1931 ईस्वी में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में उल्लिखित थी, वह क्या थी? तो गांधी इरविन समझौते में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया जाना सम्मिलित था। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, कब किए गए थे? तो वर्ष 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसी हस्ताक्षर के बाद कांग्रेस जो है अपने प्रतिनिधि को गोलमेज सम्मेलन में भेजने के लिए राजी हुई थी। और कांग्रेस के रूप में जो प्रतिनिधि गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, वे थे महात्मा गांधी। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, वह भारतीय महिला जिसने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वह कौन थी? वह थी सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? तो सितंबर 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? अभी मैंने ऊपर बताया, महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, किस कार्यक्रम से पहले? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले ही गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसी के बाद कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए राजी हुए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगें मांगी थी, जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौते के रूप में स्वीकार किया गया था? तो उस दौरान कुल 11 मांगें मांगी गई थी, जिसमें से कुछ को गांधी इरविन समझौते के रूप में स्वीकार भी कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, गोलमेज सम्मेलन जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने सबसे पहले भाग लिया था, वह कौन सा था? वह था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जिसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए तो वहाँ वे कहाँ ठहरे थे? तो वहाँ वे किंग्सले हॉल में ठहरे थे। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था? तो वो थे
SCO सुभाष चंद्र बोस ने कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान का पराकाष्ठा माना था। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान किया गया था? तो गांधी इरविन समझौते के माध्यम से लॉर्ड इरविन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोकने का प्रावधान किया या फिर प्रयास किया और उसको रोक भी दिया। अगला प्रश्न है, किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? वे थे एलन कैंपबेल जॉनसन, जिन्होंने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? तो वे थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने गांधी इरविन समझौते के दौरान, जो कि दिल्ली में संपन्न हुआ था, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन को दो महात्मा कहा था। अगला प्रश्न है, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व केटी पॉल ने किया था। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से किस कारण से हुआ? तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को सहज करने के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसके बारे में हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा अभी। अगला प्रश्न है, पूना समझौता 1932 ईस्वी पर किसके किसके हस्ताक्षर हुए थे? तो पूना समझौता 1932 ईस्वी पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हस्ताक्षर हुए थे। हमारा अगला टॉपिक है सांप्रदायिक अधिनिर्णय एवं पूना समझौता या फिर सांप्रदायिक पंचाट और पूना समझौता। इससे संबंधित सभी प्रश्नों को, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच हुए पूना समझौता या फिर पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। कब किए गए थे? तो 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना समझौते पर महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के मध्य हस्ताक्षर किए गए थे। प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार या फिर सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी? तो वे प्रधानमंत्री थे जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। अगला प्रश्न है, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को किसके तहत उनके लिए सीटों के आरक्षण से बदल दिया गया था? तो वह था पूना समझौता, जो कि महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। और इसमें हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की जगह जो है आरक्षण वो अपना लिया गया था। अगला प्रश्न है, पूना समझौता का संबंध था किसके साथ? तो पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण से संबंधित था पूना समझौता। अगला प्रश्न है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। उपरोक्त वाक्य संविधान सभा के बहस में किसने कहा था? तो यह वाक्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। स्टेटमेंट वाले प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसी स्टेटमेंट को आप लोग ध्यान रखेंगे कि क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। यह कथन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। प्रश्न है, 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष घनश्याम दास बेड़ा थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था। तो यह भी स्टेटमेंट वाला प्रश्न है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं। यह कथन भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1932 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ एक समझौता था, जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना अनशन समाप्त किया। तो अभी हम लोगों ने कई बार पढ़ लिया है कि पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य हुआ था। कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में हुआ था। इसको भी ध्यान रखेंगे क्योंकि डेट वाले क्वेश्चन भी इस समय पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल की थी? तो वह जेल था यरवदा, और इसी के बाद पूना समझौता हुआ। अगला प्रश्न है, जनवरी 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए मुलाकात की। कहाँ पे की? तो इलाहाबाद में की थी। अगला प्रश्न है, 1930 ईस्वी में दलित वर्ग संघ की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो 1930 ईस्वी में दलित वर्ग संघ की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की उत्पत्ति कहाँ खोजी जा सकती है? तो कराची प्रस्ताव में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की उत्पत्ति खोजी जा सकती है। अगला टॉपिक है कांग्रेस समाजवादी पार्टी। उसी दौरान एक कांग्रेस समाजवादी पार्टी का निर्माण भी हुआ था, जिससे संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में बनी थी या फिर लड़ी गई थी।
प्रश्न है 1934 ईस्वी में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या फिर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में से एक थे, कौन थे? जयप्रकाश नारायण। प्रश्न है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया, वह अधिवेशन कौन था? वह था लखनऊ अधिवेशन। अगला प्रश्न है मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो यह वक्तव्य जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। यह भी स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी किसे कहा गया है? तो जवाहरलाल नेहरू को भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है। प्रश्न है प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति कौन थे? तो प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति जवाहरलाल नेहरू थे। हमारा अगला टॉपिक है प्रांतीय चुनाव एवं मंत्रिमंडलों का गठन। उस दौरान प्रांतीय चुनाव भी हुए थे और मंत्रिमंडल का कुछ दिनों के लिए गठन भी हुआ था, जिसने कुल 28 महीने तक शासन किया था। उससे संबंधित चलिए सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न है वह घटना जिसको कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है, वह घटना क्या थी? वह थी सीधी कार्यवाही दिवस। और यह किसने किया था? यह मुस्लिम लीग द्वारा किया गया था। प्रश्न है प्रांतीय चुनाव किस साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे? तो 1936 से 37 के दौरान भारत में प्रांतीय चुनाव आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न है ब्रिटिश भारत शासन के अधीन 1937 ईस्वी के प्रांतीय चुनाव के दौरान पंजाब राज्य में किसकी सरकार बनी थी? तो पंजाब राज्य में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। प्रश्न है 1925 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? तो वह थे विट्ठल भाई पटेल। प्रश्न है 1940 ईस्वी के रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1940 ईस्वी के रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी और इसके बाद यह लगातार 6 सालों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे, क्योंकि इस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा। प्रश्न है 1937 ईस्वी में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस शासन की अवधि थी कितने महीने? 28 महीने। अगला प्रश्न है प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी, वह प्रांत कौन था? वह प्रांत था बंगाल। प्रश्न है 1937 ईस्वी के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग किसको सौंपा गया था? तो वे थे रफ़ी अहमद किदवई, जिनको कि 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग सौंपा गया था। प्रश्न है कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित राजनीतिक दल का क्या नाम था? वह था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है देसी रियासत। चलिए देसी रियासतों से संबंधित सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न है भारत की स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें आधिकारिक तौर पर जो मान्यता प्राप्त थीं वह मौजूद थीं? तो कुल 5 रियासतें मौजूद थीं जब भारत स्वतंत्र हुआ। प्रश्न है देसी राज्यों में से यथावत समझौता का पक्षधर कौन था? वह था हैदराबाद। प्रश्न है भारत के देसी राज्यों के संबंध में अहस्तक्षेप नीति के लिए रेखांकित किया जाता है किसको? सर जॉन सोर को भारत के देसी राज्यों के संबंध में अहस्तक्षेप नीति के लिए रेखांकित किया जाता है। प्रश्न है देश में 562 रियासतों को एकीकृत करके भारत के राजनीतिक एकीकरण का श्रेय किससे जाता है? तो वे थे वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें कि भारत में उस समय के 562 रियासतों को एकीकृत करने का श्रेय जाता है। अगला टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध एवं राष्ट्रीय आंदोलन, अगस्त प्रस्ताव और पाकिस्तान की मांग। इन सभी टॉपिकों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम हल करेंगे। प्रश्न है पाकिस्तान नाम सबसे पहले गढ़ा गया था किसके द्वारा? चौधरी रहमत अली द्वारा पाकिस्तान नाम सबसे पहले गढ़ा गया था। प्रश्न है 1940 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक प्रस्ताव जिसमें अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार का और अपने स्वयं के संविधान को तैयार करने के लिए भारतीयों के अधिकार की मान्यता का वादा किया गया था, वह प्रस्ताव कौन था? वह था अगस्त प्रस्ताव। प्रश्न है सत्याग्रही के रूप में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति और उन्होंने भूदान आंदोलन की नींव भी रखी थी, वे कौन थे? थे विनोबा भावे, जिन्हें कि सबसे प्रथम सत्याग्रही चुना गया था और उन्होंने भूदान आंदोलन की नींव भी रखी थी। अगर दूसरे सत्याग्रही की बात की जाए तो दूसरे सत्याग्रही के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था, इसको भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न है पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया था। प्रश्न है पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा कब की गई? 1940 ईस्वी में। प्रश्न है व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरे स्थान पर कौन थे? तो वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा भी की है। प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति क्या थी? तो भारतीय कांग्रेस की द्वितीय विश्व युद्ध के समय नीति थी कि पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर वह ब्रिटेन का सहयोग करेगा। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 ईस्वी में भारत आया था, क्या आया था? तो
तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत कैबिनेट मिशन आया था। प्रश्न है कैम्ब्रिज पैम्पलेट नाउ और नेवर के रचयिता कौन थे? वे थे चौधरी रहमत अली। तो पूछा जाए कि नाउ और नेवर के रचयिता कौन है, तो चौधरी रहमत अली। प्रश्न है किस राज्य में पोलिस शरणार्थी परिवारों के लिए एक स्मारक स्तंभ स्थापित किया गया है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को अपना घर बना लिया था? तो वह राज्य है महाराष्ट्र। अगला टॉपिक है क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन। अपने करीबी सहयोगियों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत किसने की थी? तो वे थी उषा मेहता, जिन्होंने अपने सहयोगियों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार हो गए थे तो रेडियो की शुरुआत की और रेडियो द्वारा ही लोगों को उत्साहित किया और इस भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रश्न है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? तो वह बम्बई अधिवेशन में स्वीकार किया गया। प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फांसी की सजा द्वारा शहीद होने वाले इकलौते क्रांतिकारी कौन थे? वे थे कुशल कुंभार। अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उस दौरान एकमात्र व्यक्ति जो शहीद हुए थे वे कौन थे? कुशल कुंभार। प्रश्न है 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया था। कहाँ किया गया था? तो अगस्त क्रांति के मैदान में। जब अगस्त क्रांति हुई उसी दौरान भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। प्रश्न है 1943 ईस्वी में किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी? तो वह जिला था सतारा, जहाँ पे 1943 ईस्वी में समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। प्रश्न है कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 ईस्वी में कहाँ पर भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया? वह था वर्धा। प्रश्न है 1942 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा किसने तैयार किया? वे थे महात्मा गांधी। प्रश्न है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस आंदोलन के बाद कौन सी घटना हुई? तो इस आंदोलन के बाद ब्रिटेन की लेबर सरकार ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा था। प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई, जिसका तत्कालीन नाम बॉम्बे था, उस अधिवेशन में शुरू किया गया था। यह सत्र 1942 ईस्वी के किस महीने में हुआ था? तो यह अगस्त महीने में हुआ था। प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था कहाँ से? तो बम्बई शहर से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई, जो कि अब मुंबई है, वहाँ पे राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया गया था। किसके द्वारा? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में अरुणा आसफ अली द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस झंडे को फहराया गया था। प्रश्न है अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है किसको? भारत छोड़ो आंदोलन को। क्यों? क्योंकि यह मुंबई से अगस्त महीने में शुरू हुआ था। प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए किस नारे के साथ शुरू हुआ? तो करो या मरो नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और यह नारा महात्मा गांधी ने दिया था। प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया, कब शुरू किया गया? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू किया गया। और कहाँ से शुरू किया गया? मुंबई से। प्रश्न है जिस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत आया वह वर्ष कौन सा था? तो 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ कब हुआ? 9 अगस्त 1942 ईस्वी में मुंबई से। हालांकि कहीं कहीं 8 अगस्त भी मिलेगा आपको, तो अब डिपेंड ये करता है कि एग्ज़ाम में कौन सा डेट दिया गया है। प्रश्न है बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 1942 ईस्वी में। प्रश्न है हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे अथवा आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, यह कथन किससे जुड़ा है? तो यह कथन भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है और यह कथन महात्मा गांधी ने कहा था। अगला प्रश्न है आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसे कस कर पकड़ लेना है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन भी महात्मा गांधी ने कहा था। प्रश्न है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। जैसा कि मैंने बताया कि मौलाना अबुल कलाम 1940 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं और यह 1946 ईस्वी तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे, क्योंकि इस बीच कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ था। और इनके बारे में एक तथ्य यह भी है कि यह सबसे नवयुवक या फिर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को मुंबई में बंदी बना लिया गया। प्रश्न है उत्तर प्रदेश का वह जनपद जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई, वह जनपद कौन सा था? वह था बलिया, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को किसने संगठित किया था? तो वह थे जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह कथन किसने कहा था?
तो यह कथन सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने कहा था। उन्होंने कहा था कि भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था वह था लुई फिशर। पत्रकारों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन सा पत्रकार था, या फिर पूछा जा सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कौन था, या फिर असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सा ब्रिटिश या फिर अमेरिकी पत्रकार महात्मा गांधी के साथ था। तो इन सब चीज़ों को भी आप लोग ध्यान देते जाएंगे। अगला प्रश्न है, वह आंदोलन जिसमें महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है वह कौन सा था? वह था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? वह था लॉर्ड वेवेल। प्रश्न है, कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करते थे, वह कौन थे? वे थे राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न है, वह पार्टी जिसने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था वह पार्टी थी कौन सी? तो हिंदू महासभा थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ बंगाल थी। इन तीनों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। अगला टॉपिक है आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस। इस टॉपिक से संबंधित सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न है, टाइगर लीजन ऑफ फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक थे कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है टाइगर लीजन या फिर फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? तो वे थे सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की गई, कब की गई? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को की गई। प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार की नज़रबंदी से भाग निकले, कब निकले? 1941 ईस्वी में। प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था। प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय की किस सेना का पुनरुत्थान किया? तो थल सेना का पुनरुत्थान किया। प्रश्न है, जर्मनी की रेडियो सेवा के भाग के रूप में आज़ाद हिंद रेडियो सेवा शुरू हुई थी, कब हुई थी? तो वर्ष 1942 ईस्वी में। प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया था? तो वह वर्ष था 1938। और यह कौन सा अधिवेशन था? तो 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, जिसमें कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। प्रश्न है, 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की गई थी, किसके द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सहगल ढिल्लो शाह नवाज मुकदमे के बचाव पक्ष के वकीलों में से एक कौन थे? वह थे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, 3 INA जवानों की प्रसिद्ध सुनवाई के समय वकील कौन था? तो वह वकील थे भूलाभाई देसाई, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? तो 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन मोहन सिंह द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस ले लिया और उन्हें क्या नाम दिया था? तो उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप को शहीद और स्वराज द्वीप का नाम दिया था। अगला प्रश्न है, देश बंधु नवयुवक संघ का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो देश बंधु नवयुवक संघ का गठन तिरुपुर कुमारन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो सुभाष चंद्र के पिता जानकीनाथ बोस थे। अगला प्रश्न है, 1928 ईस्वी में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1928 ईस्वी में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष श्रीनिवास आयंगर थे। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो CR दास या फिर चित्तरंजन दास जो थे वह सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में जो महिला रेजिमेंट गठित किया था उसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। अगला प्रश्न है, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया था, किसके द्वारा? तो गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में से वकालत किसने की थी? थे सर TB सप्रू अर्थात तेज बहादुर सप्रू। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे को TB सप्रू ने वकालत की थी। प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था, कब मनाया गया था? तो आज़ाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 ईस्वी को मनाया गया था। प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित की थी, कब की थी? तो 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था।
प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का वह सैनिक जिसको 7 वर्ष का कारावास दंड दिया गया वह कौन था? वह थे राशिद अली। प्रश्न है, वह भारतीय क्रांतिकारी जिसने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था वह कौन थे? वह थे रासबिहारी बोस। अगला प्रश्न है, भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, यह किसने लिखा था? यह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो यह स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। पूछा जा सकता है कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, यह कथन किसने कहा था? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन भी सुभाष चंद्र बोस का है। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो ये था हमारा एनसीईआरटी सीरीज़ का तीसरा वीडियो। इसके बाद 1 या 2 कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में ही पूरा कवर हो जाए, तो वह हमारा अंतिम वीडियो होगा। आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा होगा, और यदि आप लोगों को हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग इससे आगे की सारी घटनाक्रमों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।